हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने जो सोल्यूशन का चैप्टर था और जो 12th के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। अब हम लोग इस लेक्चर में सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद करिएगा, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लिया था। उसके हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। अब हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए, फिर से आपको बताया था, जो भी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वहां पर सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। तो सॉल्यूट यहां पर भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। यानी देखिए, आपने क्या लिया? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लिया है, और इसका मतलब ना तो ये अपने आयन से ब्रेक होगा और ना ही ये वेपर में जाएगा। ये सॉलिड आपने ले लिया, और प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड ले लिया है। और इस सॉल्वेंट का जो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट लिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो लिया है टीबी। क्या लिया है? देखिए, टीबी। यहाँ पर देखिए सर्किल कर दिया हमने, टीबी लिया है यहाँ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम लोगों ने इसका वेपर प्रेशर जो लिया था P0 लिया था प्योर सॉल्वेंट का, और सोल्यूशन का PS लिया था, वैसे यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी लेंगे, और जब सोल्यूशन बन जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी डैश लेंगे, और वहां पर हम लोगों ने PS लिया था, वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिया था। तो देखिए, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, बहुत आसानी से, क्योंकि जब सॉल्यूट और जरा बताइए सॉल्वेंट मिक्स हो जाएंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपका हो गया। और देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको लगातार बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का कैसा रिलेशन, वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से इनवर्स रिलेशन रखता है, आपको बताया था हमने। और वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के होता है, और नंबर्स ऑफ मोल्स पर यूनिट सिस्टम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्स रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के होता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए लगेगा। व्हेन नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट added in pure solvent then its vapor pressure decreases। याद रखिए, जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। तो इसका मतलब मींस बॉइलिंग पॉइंट increases। this increment in boiling point is called elevation in boiling point। यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यही इंक्रीमेंट कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। किस पर भाई? नंबर्स ऑफ। वैसे सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पर ही डिपेंड करते हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो अब देखिए, यहाँ कहा गया वह नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ये एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और आपको पता है वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से कैसा रिलेशन होता है? वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से इनवर्स रिलेशन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी, और दिस इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और विच पार्टिकल, याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो कम से कम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी ना जानते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड क्या करता है? बॉयल कर जाता है, और कहेंगे व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी सॉल्यूशन या लिक्विड का व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन बताएगा इस ये टेम्परेचर जो कहलाएगा, यही है, सीधे सीधे सुनिएगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, बताइएगा, बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट लिक्विड। तो जिन लोगों को बॉइलिंग पॉइंट ना पता हो, एक बार हमने बता दिया कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, बताइएगा क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट लिक्विड। यही टेम्परेचर जो कहलाएगा उस, बताइएगा, लिक्विड का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड स्टार्ट बॉयल, इसका मतलब बॉयल होना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। देखिए, यहां पर आपको पता चल गया कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए, टीबी डैश क्या है? ग्रेटर देन टीबी के आ गया।
और वेपर प्रेशर का आपको पता है, वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से। आगे फ्रीजिंग पॉइंट में भी यूज करेंगे इसको। तो डेल्टा टीबी आप जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी टीबी डैश जो कि ज्यादा होगा माइनस क्या होगा टीबी, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। आपने जब बताइएगा प्योर लिक्विड को सोल्यूशन में कन्वर्ट किया, वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। याद करिए वो एग्जांपल आपको बताया था कि अगर आपने दूध गर्म करने को रखा है और सडनली उसमें बॉयल होने वाला हो और आपने कोई बाहर से मटेरियल या बाहर से कोई सल्यूट डाल दिया हो, चाहे शुगर डाल दिया हो, साल्ट डाल दिया हो या पानी ही डाल दिया हो, तो थोड़ी देर के लिए वो बॉयल होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी पहले मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 रहा हो तो अब 101 हो जाएगा या उससे कुछ बढ़ जाएगा, थोड़ी देर बाद बॉयल होता है। ये बात आपको बताया, तो यही बढ़ना क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यही डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की होती है। डेल्टा टीबी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नंबर्स ऑफ सॉल्यूट में मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आना है। जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे आएगा केबी, क्या आएगा भाई केबी, और केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहेंगे आप इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। ये केबी आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। और डेल्टा टीबी क्या हो गया, केबी, और देखिए मोलरिटी की जगह रख दिया नंबर्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में, ऊपर 10 पता ही 1000 यहां पर हो गया। तो देखिए डेल्टा टीबी का फार्मूला केबी इनटू मोलरिटी है। तो मोलरिटी की जगह मोलरिटी आप जानते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो अगर डब्ल्यू को आपने ग्राम में लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं केबी को डिफाइन करना तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप ले लीजिए 1000 ग्राम और नंबर्स ऑफ मोल्स को ले लिए 1 मोल, और तब डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके हो जाएगा, केबी को। और बहुत आसानी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगले पेज पर देखिए, यहां पर कहेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ये लिया ही था आपने, इज एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आपने 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले लिया और इसको 1000 ग्राम में आपने ऐड कर दिया, तो जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही कहलाएगा आपका क्या, वही कहलाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। आगे चलकर बताएंगे कि इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्यों कहते हैं। अच्छा, हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट निकालें। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, केबी और इनटू मोलरिटी। पीछे आप देख लीजिए, पेज पलट कर आपको पीछे पढ़ाया है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलरिटी, यानी केबी क्या हो गया, केबी जो आया आपका डेल्टा टीबी और डिवाइड बाय क्या होगा, मोलरिटी। तो देखिए यहां से अब इसको डिवाइड बाय मोलरिटी आ गया। आप जानते हैं चेंज इन टेम्परेचर चाहे आप सेल्सियस में रखें केल्विन में रखें बराबर होता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों का फंडामेंटल इंटरवल 100 होता है। तो याद रखिए, चाहे आप सेल्सियस में रखें या एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल में रखें, दोनों में रख सकते हैं। चाहे आप डिग्री सेल्सियस रखें चाहे केल्विन में, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। हाँ, सिंपली अगर ये टेम्परेचर होता तो सेल्सियस में आपको 273 प्लस करना पड़ता, लेकिन यहां पर नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए डिग्री सेल्सियस रख दिया डेल्टा टीबी की यूनिट, और मोलरिटी मोल पर केजी होती है, यहाँ रेसिप्रोकल हो गया, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल हो गया, या इसी को केल्विन केजी पर मोल कहते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ज्यादातर जो आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट का यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, वाटर का, लेवलिंग सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ज्यादातर कंडीशन में आपका जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है, इसीलिए वाटर का आपको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट याद होना चाहिए। और केबी फॉर वाटर होता है 0.52, और यूनिट देख लीजिए वही डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये याद रखेंगे, ये आपको जरूरी है याद रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में लगातार काम लगेगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और फिर आपको और बताते हैं इसकी आगे की बात। अच्छा, एक बात आपको बताया था पीछे कि इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इज नोन एज इब्लियोस्कोपी एंड इट इज मेजर्ड बाय लाइन्सबर्गर मेथड। याद रखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो कहलाता है इब्लियोस्कोपी कहलाता है, और इसके मेजरमेंट को लाइन्सबर्गर मेथड से मेजर करते हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंटल आप मेजर करना चाहते हैं। और एक फार्मूला इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का
आपका यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से भी है, KB इक्वल टू आर TB स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 LV। ये जरूरी है याद रखना, ये KB इसी से निकाला जाता है। R तो आपको पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 3 वैल्यू होते हैं अलग अलग यूनिट के हिसाब से, जैसे 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और अगर आप इसको कैलोरी में बदलेंगे तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और एटीएम में रखेंगे तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ये आपको याद होना चाहिए, और भी बहुत सारे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन ये 3 मेन यूनिट याद होनी चाहिए। और देखिए TB तो आपको पता ही है, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और LV यहां पर चेक करिए, LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब भी कभी आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी पर ग्राम, यूनिट में अगर कैलोरी पर ग्राम, मान लिया आपको 20-30 कैलोरी पर ग्राम दिया है, तो आप ये फार्मूला रखेंगे KB निकालने के लिए। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी पर ग्राम होगा, यानी पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप रखेंगे। अगर पर मोल ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो आप जानते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स होता है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। जब यहां मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, और देखिए ये यहां पर डेल्टा HV आ जाएगा। डेल्टा HV क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये इसकी यूनिट कैलोरी पर मोल होगी, क्योंकि आप खुद सुनिए, मास देखिए ग्राम मास था, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो आसानी से KB इक्वल टू क्या आ गया, R TB स्क्वायर कैपिटल M, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यहां पर सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 ग्राम डेल्टा HV। डेल्टा HV क्या है, डेल्टा HV यहां पर है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। कैलोरी पर मोल में दिया हो तो ये फार्मूला रखिए, कैलोरी पर ग्राम में दिया हो ये फार्मूला। TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और याद रखिएगा। चलिए, एक तरह से हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। चलिए इसी लेक्चर में थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात भी कर लेते हैं। और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए आपके सामने है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी वाली आज पढ़ा, और तीसरी भी आज पढ़ रहे हैं। और देखिए आप सबको बता दें, सॉल्यूशन का पूरा प्लेलिस्ट बनाकर हम लोग डालते जा रहे हैं। जितने भी लेक्चर पढ़ाए अब तक, शायद 5 लेक्चर हो गए, ये 6 लेक्चर है। और इन 5 लेक्चर को जब आप क्वांटम कोचिंग लखनऊ के यूट्यूब चैनल में जाएंगे, तो क्वांटम कोचिंग लखनऊ के मेन चैनल के आप उस पर जाइएगा, उसमें वीडियो प्लेलिस्ट सब दिया होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी सीरीज एक साथ मिलेगी, आप उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो वो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। हम लोग ये भी लेक्चर डालने के बाद तुरंत प्लेलिस्ट में डाल देंगे, और सारे लेक्चर उसमें लाइन से मिलते जाएंगे। आप सारे लेक्चर को एक साथ 3-4 घंटे पढ़कर कवर कर सकते हैं। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरी प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जरा सबसे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट जानिए। The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the pressure of solid is called freezing point। जैसे आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट में the temperature at which vapor pressure of liquid equal to its atmospheric pressure, वो कहलाया था उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। और ये है the temperature at which vapor pressure of liquid equal to pressure of its solid, क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। फिर से हम लोग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, अभी तक ज्यादातर हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही ले रहे हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वहां पर एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, वो आगे चलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर सॉल्यूट सॉलिड के फॉर्म में है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और सॉल्वेंट यहाँ पर लिया गया है। और सॉल्वेंट का देखिए यहाँ पर TF आपका लिया गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। जैसे TB था फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वैसे यहाँ पर TF ले लिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TF डैश, जब ये सोल्यूशन बन जाएगा तो यहाँ पर TF डैश ले लिया गया, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। जैसे TB डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन था। बिल्कुल सेम उसी तरह से बिल्कुल डिफाइन भी करेंगे। याद रखिए, आपने जब कहा था नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को आप ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर घटता है, बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशन होता तो बढ़ता था, फ्रीजिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन होगा, वो भी क्या होगा, घटेगा। और यही घटना कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, इफ अ नॉन वोलेटाइल
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। देखिए रिलेशन आपके सामने है, वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से और डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट से। दिस डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब यहां से समझ लीजिएगा कि जो TF होगा वो TF डैश से ज्यादा होगा, क्योंकि अब की कम हो रहा है, ये बात आप यहाँ। और देखिए अब यहाँ पर आपको आगे चलते हैं अगले पेज पर और आपको बताते हैं इसके बारे में और डिटेल में। देखिएगा TF यहाँ पर TF डैश से ज्यादा हो गया, आपको पीछे हमने बताया भी। और यही डेल्टा TF जो TF माइनस TF डैश है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कहलाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जब इसको आप प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन में बनाते हैं। यही रीजन है कि अगर आप खाली पानी फ्रीजर में रख दें अपने फ्रीज के फ्रीजर में तो जल्दी से वो क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप आइसक्रीम जमाने को रखते हैं, मान लीजिए उसमें बहुत सारी मिक्सिंग करके सॉल्यूट को सोल्यूशन बनाकर रखते हैं, तो वो टाइम ज्यादा लेता है क्योंकि वहां पर उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है। तो डेल्टा TF भी याद रखिएगा, सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर्स ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, तो ये भी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगी। नंबर्स ऑफ पार्टिकल यहाँ मोलैलिटी से रिलेट है क्योंकि सॉल्यूट को आप ले रहे हैं सॉल्वेंट में। तो देखिए डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डेल्टा TB KB इंटू मोलैलिटी आया था, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, डेल्टा TF होगा KF और इंटू मोलैलिटी। और KF क्या है, KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता, वहां एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और फार्मूला लिखना है तो ये फार्मूला आपका हो गया मोलैलिटी की जगह पर हमने रख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ग्राम में लिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये फार्मूला आ गया डेल्टा TF इक्वल टू KF और इंटू N इंटू 1000 डिवाइड बाई W इन ग्राम, यानी सॉल्वेंट का है वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है। इसको अगर KF को डिफाइन करना चाहते हैं उसी तरह से फिर आप डिफाइन कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने KB को डिफाइन किया था। अगर हम लोगों ने N को 1 मोल ले लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने 1000 ग्राम ले लिया, डेल्टा TF हो जाएगा KF के, और कहेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट एडेड इन 1000 ग्राम ऑफ solvent then depression in freezing point is equal to the कहलाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और वाटर के लिए वैल्यू जो होती है KF की यूनिट वही सेम होगी जैसे KB की होगी, सेम उसी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको पता भी चल रहा है कैसे डेल्टा TF डिवाइड बाई क्या है, यहाँ पर मोलैलिटी है तो वही सेम यूनिट देगा। और KF वाटर के लिए होता 1.86 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल या 1.86 केल्विन kg पर मोल। और याद रखिए डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने ब्लूस्कोपी कहा था, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्रायोस्कोपी कहेंगे, और इट इज मेजर्ड बाय बैकमैन मेथड, जबकि बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग लैंसबर्गर मेथड से मेजर करते थे। और याद करिए जब हम लोगों ने KB निकाला था तो RTB स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 वहां पर LV रखा था, यहाँ पर KF निकालेंगे तो RTF स्क्वायर 1000 LF रखेंगे, LF भी होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था LV, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा, यानी कैलोरी पर ग्राम में होगा। जब आप ग्राम में लें कैलोरी पर ग्राम रखें, और जब पर मोल लेंगे तो यहाँ पर डेल्टा HF रखेंगे, KF आ गया RTF स्क्वायर कैपिटल M और डिवाइड बाय 1000 डेल्टा HF, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है और डेल्टा HF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग पर मोल ऑफ सॉल्वेंट है, कैलोरी पर मोल में इसको लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे वहां कैलोरी पर ग्राम में लिया था तो LV रखा था और कैलोरी पर मोल में रखा था तो डेल्टा HV रखा था, यहाँ पर कैलोरी पर ग्राम में तो बताइए LF रखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, और अगर बताएगा कैलोरी पर मोल में लेंगे तो डेल्टा HF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात भी यहाँ पर कर ली। अब देखिए हम लोगों ने तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर ली, एक लास्ट बचा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ है। याद करिएगा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बची हुई है वो आपकी बची हुई है, और कौन सी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस नहीं होती, ऑस्मोटिक प्रेशर होती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपको बता दें 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, RLVP पढ़ चुके हैं यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज ही दोनों पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद इन सब के कंबाइंड, या हो सकता है अगले लेक्चर में हम लोग इसके दोनों जो आपका एलिवेशन और डिप्रेशन है
इसके क्वेश्चंस लगाएं नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। फिर हम लोग आपको बता दें एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हेनरी लॉ, तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। और देखिए इसके हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको फिर से हम लोग बता रहे हैं। और प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 5 लेक्चर तक वहां पर डला हुआ है। और ये 6 लेक्चर भी जैसे ही हम लोग अपलोड करेंगे उसके बाद डाल देंगे, यानी कि आप पूरा एक साथ पढ़ सकते हैं। हो सकता है 15, 20 मिनट, 25 मिनट के जो भी लेक्चर बने हों, तो अभी तक 6 लेक्चर हैं, 120 मिनट यानी 2 घंटे के करीब, 2 आवर के करीब हैं। वो 2 घंटे आप लगातार पढ़ के 2 घंटे अगर आपकी कैपेसिटी लगातार समझने की, तो आप 2 घंटे में आधा चैप्टर पूरा कर सकते हैं। और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग प्लेलिस्ट में फुल चैप्टर डाल देंगे। और हमारे ख्याल से 4 आवर या 5 आवर में, यानी 4 से 5 घंटों में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, आप कर लीजिएगा। जब देखिएगा पूरा हो जाएगा तो इतना ही टाइम लगेगा। 5 घंटे में आपके सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों ने 2 दिन मान लिए पढ़ लिया या 3 दिन पढ़ लिया, कुछ लोग लगातार पढ़ रहे होंगे, लगातार पढ़िए। और फिर आपसे कह रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर किया करिए नीचे, खास तौर से जो 11th के बच्चे अगर पढ़ रहे हो, तो वैसे तो बहुत कम बच्चे 11th के पढ़ रहे हैं और लगातार लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन जो भी है अब वो उनके घर वाले जाने, वो लोग जाने क्या करना है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हो लगातार नीचे कमेंट जरूर करें, उससे एक हौसला बढ़ता है, पता चलता है कितने लोग पढ़ रहे हैं लगातार और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जमकर मेहनत करिए, जरा सी भी लापरवाही ना करिए, खूब मेहनत करिए, जितना पढ़ाया जाए सब पढ़िए, सारा चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।